हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Very good morning. So it's 12th of September 2024 morning 6:30 a.m. lecture number 26. Oh my god. Just amazing, huh? Just amazing. So आज फाइनली वी कंप्लीटेड 1 मंथ. इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी. हर रिलेशनशिप में आप लोग अपनी अलग अलग टाइप से एनिवर्सरी बनाते हैं. पहली बार हमने एक दूसरे को देखा था, पहली बार हम एक दूसरे से हमने बात की थी, हम मुस्कुराए थे, ये किया था, वो किया था, और भी बहुत कुछ किया था. वॉट एवर सेट एंड डन. लेकिन आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है. वी आर सेलिब्रेटिंग अवर फर्स्ट एनिवर्सरी. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस. फर्स्ट मंथ इन सीए इंटरमीडिएट. आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो. Lecture number 26 in last 1 month. It's absolutely stunning, absolutely amazing. I'm so glad that got an opportunity to teach you guys. और लिटरली आई बिलीव कि आपका लास्ट एक महीना बहुत अच्छा रहा होगा, एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा, बिकॉज सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट की जर्नी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जर्नी रही होगी. नए सब्जेक्ट्स, नए टीचर्स. मैं और निशांत सर पुराने हैं, आदर्श सर भी पुराने हैं, काफी लोग जानते हैं. तो ये जर्नी काफी स्मूथ रही होगी. अ जर्नी फ्रॉम रिलैक्स्ड लाइफ टू स्टडिंग फॉर सो मेनी आवर्स नाउ. इट वाज नॉट एन इजी जर्नी, बट यस, यू गाइज हैव डन इट. हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो बस इसी तरीके से दिन पे दिन निकलते जाएंगे, महीने पे महीने निकलते जाएंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे. बहुत सारे फ्रेंड्स मिले आपको. बहुत बढ़िया अर्ची. सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब. स्वागत है सभी का वापस आज के हमारे लेक्चर में. अगेन एज आई सेड, आज का और कल का 2 दिन का और लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा बिकॉज मैराथॉन्स चल रहे हैं. yesterday I had amazing session, absolutely stunning, absolutely amazing session, super 30 on accounting standards, and it was magnificently watched by more than 1200 students in India. I'll just show you this. Yeah, 1263 students were watching this session live. What an amazing session, I can't tell you. What an energy, what an amazing session. बहुत मजा आया ये सेशन कंडक्ट करके, और आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे जब आप लोगों की एग्जाम्स आएगी. सो विल डेफिनेटली कंडक्ट सच सेशंस फॉर यू गाइस टू. जस्ट अ मिनट, दिस गॉट स्टॉप्ड. जस्ट अ मिनट गाइस. सो आज मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ. वो सेशन है वार्म अप सेशन, जो आप लोगों को भी पता होगा. आप लोगों के लिए सीए फाउंडेशन में भी मैं कंडक्ट करता था. तो अभी आप लोगों की क्लास कंडक्ट करके मैं तुरंत भागूंगा ऑफिस, क्योंकि वार्म अप सेशन जो है वो यूट्यूब पे है, और यूट्यूब सेशंस होटल से नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि होटल में इतनी बैंडविड्थ नहीं होती, इतना नेटवर्क नहीं है. क्या हो गया? Just a minute. क्या लिखा है? आ गए पंडित जी केक के लिए. कौन से पंडित जी भाई? कैडे पंडित जी? केक मंगवा दूं? ठीक है, मंगवाएंगे, बेशक मंगवाएंगे बेटा केक. सो आई शो यू दिस. Yep. 1263 students watching live, peak concurrence. That was just the next level. Just the next level. 2 hour 43 minute 42 seconds का ये वीडियो था. बहुत अमेजिंग रहा ये सेशन. सुपर 30 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो टाइमिंग को इस तरीके से डिवाइड किया था, और ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एग्जाम से 2 दिन पहले सारे चैप्टर्स कवर किए, एग्जाम से एक दिन पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए. तो सिलेबस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया. दैट वाज जस्ट मैग्निफिसेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर को लेके
और हम यहां पर शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। तैयार है सभी लोग? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? चैट में कुछ एक्टिविटी नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? जस्ट अ मिनट। इतना कुछ बोल दिया और पता चला मैं लाइव ही नहीं था। जस्ट वन मिनट। एम आई लाइव ऑल ऑफ यू? एम आई लाइव ऑडिबल विजिबल? यस। सो ये रहा आप लोगों के सामने स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब का कल जो सेशन कंडक्ट हुआ था, सुपर 30 का सेशन था। 30 questions covering all the accounting standard, absolutely magnificent. And look at this number. This is the peak concurrent. 1263 students watching live. Absolutely incredible. So I was talking that the correct strategy what I followed this time was 2 days before examination I covered all the sessions, all the chapters, and 1 day before examination I covered just accounting standards, complete focus on accounting standard, and that's truly very correct strategy. यही strategy हम लोग भी follow करेंगे आगे, जिसका आपको definitely बहुत help होने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एक एक कर आगे बढ़ते हैं और let's get started. Come to question number 3. काफी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे से सिस्टमैटिकली समझेंगे, सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में खत्म हो जाए। कम ऑन, थोड़ा फास्ट रहते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एब्जॉर्ब करें। यू मे हैव क्वेश्चंस बट ट्रस्ट मी गाइस, 2 क्वेश्चंस मुझे करवाने दीजिए, 3 और 4, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बस ट्रस्ट कीजिएगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन 3/AAA/3.1, come to your registers, write down. Question 3/AAA/3.1. सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक और मौका खुद को देना। ये कंपनी डेफिनेटली बंद कर या किसी और को बेची जा सकती है अगर कोई खरीदने वाला हो तो, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि यार क्यों ना इस कंपनी को चलाया जाए, एक कोशिश की जाए। दोस्तों, कोई भी ऐसे ही करता है, कोई नहीं चाहता कभी भी अपनी कंपनी को सेल ऑफ करना अनटिल एंड अनलेस या तो कोई मजबूरी हो या फिर कोई बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस दिख रहा हो। तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही है। अब कंपनी की ये बुरी हालत क्यों हो गई है? 2 सिंपल रीजन है। कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ गई है और कंपनी के पास इनसफिशिएंट एसेट्स है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो कंपनी क्या करती है, अपने सारे स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग करती है जिसके अंदर कंपनी के सभी लायबिलिटी होल्डर्स होते हैं और कंपनी के सारे जो भी एसेट्स है वो सारी एसेट्स वहां पर रिफ्लेक्ट होती है। कंपनी का मैनेजमेंट बैठकर एक एक लायबिलिटी होल्डर से बात करता है कि क्या आप अपनी लायबिलिटी को गिव अप करने के लिए तैयार है या नहीं। एक चीज बना रहा हूं, आप मत बनाइएगा, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। सपोज कीजिएगा ये एक फाइनेंशियली सिक कंपनी की बैलेंस शीट है, ये उसकी एसेट साइड है, ये उसकी लायबिलिटी साइड है और ये उसका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के। अब फाइनेंशियली सिक है ये कैसे पता चला? हमने कल की क्लास में देखा था, एसेट साइड में कुछ
नॉन एग्जिस्टिंग एसेट्स होती है, मतलब ऐसी एसेट्स जो होती नहीं है पर फिर भी दिखती है। मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा। होमवर्क? केड़ा होमवर्क सर? अरे पगले, मूवी देखने का होमवर्क था, हेट स्टोरी पार्ट 1। तो वो अगर आपने देखी होगी तो आपको नॉन एग्जिस्टिंग एसेट्स के बारे में पता चला होगा। ठीक है। दूसरा, जो बाकी की एसेट्स होती है वो एसेट्स हेवीली ओवर वैल्यूड होती है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू पे दिखाई जाती है। मतलब कुल मिलाकर ऑल सेट एंड डन अगर आप बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखेंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड जो है वो इन्फ्लेटेड है। समझ में आ रहा है? इन्फ्लेटेड है। अब आते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में सारी की सारी लाइबिलिटी रियल है, लाइबिलिटीज है बहुत ज्यादा और एसेट्स उसके कंपैरिजन से है काफी कम। तो अब सिचुएशन में किया क्या जाए? तो अब यहां पर कंपनी का मैनेजमेंट बैठकर क्या कर रहा है, अपनी लाइबिलिटी होल्डर्स के साथ बैठकर एक एक डिस्कशन कर रहा है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को कम करें और अकॉर्डिंगली हम हमारे एसेट्स को भी रीवैल्यू करेंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। जो हुआ सो हुआ, लेट्स डू अ न्यू बिगिनिंग। चलिए एक एक कर समझेंगे, एक एक जर्नल एंट्री पास करेंगे एक एक ट्रांजेक्शन की, और फिर अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है उसमें चेंजेस करते चलेंगे। The balance sheet of A company limited as on 31st March 22 is as follows। रेफरेंस देंगे सभी जने यहाँ पर आकर L26 का। ठीक है। Now the balance sheet is given, rupees is in rupees, no thousands, no lakhs, nothing। ठीक है। Shareholders capital, reserves and surplus, long term borrowings, trade payables, short term borrowings, other current liabilities, property plant and equipment, intangible assets, non current investments, inventories, trade receivable, और नीचे इसका पूरा नोट दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करना, जब हम फाइनेंशियल सिकनेस की बात करते हैं तो यहाँ बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट दिख रहा है 5,35,000, जिसका मतलब पता है क्या होता है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब कंपनी के लॉसेस बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर यहां पर लॉस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस P&L में दिख रहा है। The court approved a scheme of reorganization to take effect from 1st April 2022। अब कंपनी है, कंपनी इज अ पब्लिक एंटिटी, तो आप कोई भी काम बिना कोर्ट के अप्रूवल के नहीं कर सकते। तो रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन आपको करना है तो पहले कोर्ट का अप्रूवल लेना होगा। कोर्ट ने स्कीम अप्रूव कर दी है और एक एक कर अब डिसीजन देखते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला डिसीजन, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू ₹75 ईच। लुक एट द शेयर कैपिटल, हाउ मच इज द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ? अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ ₹100। अब ये जो ₹100 का एक प्रेफरेंस शेयर है ये कितने का हो रहा है? अब द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन ₹2.75। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पता है क्या कर रहे हैं? अपने हर एक शेयर पे ₹25 छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं। हम अब ₹25 की लाइबिलिटी को वेव ऑफ करते हैं, तभी तो कंपनी रिवाइव होगी। अगर कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो कंपनी कभी रिवाइव होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ₹4,100 के जो पुराने प्रेफरेंस शेयर्स थे उसको कैंसिल करेंगे और उसके बदले इशू करेंगे 4,000 नए प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹75 ईच। ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री पास करते हैं। कम ऑन ऑल ऑफ यू, लेट्स पास द फर्स्ट जर्नल एंट्री। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाते हैं। 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100, दैट गिव्स यू 4 लाख रुपीस। समझ में आया? पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करते हैं, अब इसके बदले में नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं हो रहा है, 4,000 शेयर्स पहले भी थे, अभी भी 4,000 शेयर्स है, लेकिन डिफरेंस पता है क्या हो रहा है? जो शेयर ₹100 का था ना, वो अब शेयर कितने का हो जाएगा? ₹75 का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपनी 1 लाख रुपीस की लाइबिलिटी को माफ कर दिया है, या ऐसे ही तो सपोर्ट करेंगे। तो ये जो सपोर्ट मिलता है ना कंपनी को, इसको हम एक दूसरे अकाउंट के थ्रू अकाउंट करते हैं और उसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट,
और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब एक बार लॉजिकली मेरे को सोच के लाइव चैट में जवाब दीजिएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी लाइबिलिटी छोड़ रहे हैं, कंपनी को कह रहे हैं कि अब हम 25 रुपए छोड़ देते हैं, अब आपको हमें 25 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो ये कंपनी के लिए गेन है या ये कंपनी के लिए लॉस है? क्विकली गिव मी आंसर इन द लाइव चैट। 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर अब घट के 75 रुपीज का होता है, मतलब कंपनी को 1 लाख रुपीज कम पे करना है। इज इट गेन फॉर कंपनी और इज इट लॉस फॉर कंपनी? Certainly it is gain. You're absolutely correct. And when it is gain, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 lakhs, पुराने वाला कैंसिल किया, टू 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 lakhs एंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1 lakh। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, हमें क्या करना है, ये पूरी रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बेटर है कि हम अभी के अभी हाथों हाथ पेंसिल से आप अपनी बुक के अंदर बैलेंस शीट में चेंजेस करेंगे। जैसे कि 100 रुपीज का शेयर जो है अब बन जाएगा 75 रुपीज का, और 4 लाख की जगह अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख रुपीज। समझ में आया? इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि जैसे ही आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होगी, आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी, नहीं तो बाद में बैलेंस शीट बनाने में 20 मिनट लगेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट आगे, एंड इक्विटी शेयर 2 रुपीज टू ईच। अब समझना, जैसे प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए से घटकर 75 रुपीज का हो गया था, वैसे ही इक्विटी शेयर 2 रुपीज टू ईच। लेट अस चेक व्हाट इज द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, इट इज ऑफ 10 रुपीज। अब इट इज रिड्यूस्ड टू 2 रुपीज टू। इसका मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना रुपया माफ कर रहे हैं, 8 रुपीज। छोटे से शब्द पे ध्यान रखना, ये हो सकता था इक्विटी शेयर्स बाय ₹2 एंड इक्विटी शेयर्स 2 ₹2, दोनों में डिफरेंस है। अगर यहां लिखा होता कि इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹2, मतलब नया शेयर 8 रुपए का होता था, लेकिन यहां लिखा है इक्विटी शेयर 2 ₹2, मतलब नया शेयर 2 रुपए का है। समझ में आया? इस चीज का ध्यान रखना है, बाय ₹2 और 2 ₹2। तो यहां पे क्या लिखा है, 2 ₹2। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 75,000 शेयर्स। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से एंट्री पास करेंगे। पुराने वाले इक्विटी शेयर्स को करते हैं कैंसिल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 इंटू 10 रुपीज, 7,50,000। पुराना शेयर कैंसिल कर दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो नया शेयर है वो 75,000 इंटू 2 रुपीज का होगा, 1,50,000 का। और बाकी का अमाउंट कहां जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। प्लीज अंडरस्टैंड, शेयर होल्डर्स भी तो एक तरीके से लाइबिलिटी होल्डर्स ही होता है ना। तो अगर शेयर होल्डर्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपनी रिवाइव होगी कैसे, है ना। चलिए अब बैलेंस शीट में आते हैं, चेंजेस करते हैं। 75,000 शेयर्स इंटू ₹2, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी 1,50,000। तो आप यहां पर दोस्तों स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि कहां पर पहले कंपनी की टोटल लाइबिलिटी टू शेयर होल्डर थी 11,50,000, अब वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 4,50,000। मतलब अगर आप थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो यू कैन एक्चुअली सी द कंपनीज लाइबिलिटी साइड गोइंग डाउन, है ना। 11,50,000 से घटकर हो गया 4,50,000 रुपए। क्लियर, पक्का। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर। एडजस्टमेंट नंबर 2 बहुत अच्छे से समझना है ना। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 years। एक सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, प्रेफरेंस डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 years।
इसका मतलब है सर 4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन करते हैं। ऑब्वियसली पहले के प्रेफरेंस डिविडेंड है तो पहले का प्रेफरेंस डिविडेंड ओरिजिनल कैपिटल पे रहा होगा। तो ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए, बैलेंस शीट में दिख रहा है ना। ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए। रेट ऑफ डिविडेंड है 6%। मतलब दोस्तों 1 साल का डिविडेंड कितना होता है? 24,000। ये भी क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि पिछले 4 सालों से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया, तो 24,000 इंटू 4 ये होता है 96,000। ये भी क्लियर है। तो इसका मतलब है पिछले 4 सालों से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे नहीं किया है दोस्तों, उसका अमाउंट है 96,000। एक काम करते हैं ना, इन्होंने क्या कहा, डिविडेंड पे नहीं किया मतलब ये देना बाकी है, मतलब ये कंपनी की लायबिलिटी है। एक काम करो दोस्त, एक बार जाकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चेक करो, क्या आपको 96,000 रुपीज की कोई लायबिलिटी दिख रही है क्या? शेयर कैपिटल में नहीं दिखेगा, रिजर्व सरप्लस में नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चेक करते हैं सर। डिबेंचर्स है यहाँ पर तो नहीं है, ये तो ट्रेड पेबल है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, और सर ये तो अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स है, नहीं है सर। 96,000 की लायबिलिटी नहीं दिख रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये लायबिलिटी अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई है? इट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अभी तक इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। अब मेरे पास कौन सा ऐसा अकाउंट है जहां पर मैं सारे खर्चे रिकॉर्ड कर सकता हूं? 96,000 से मेरी अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो ये मेरा खर्चा है, इट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो विच लेजर अकाउंट डू आई हैव वेयर आई कैन रिकॉर्ड सच एक्सपेंडिचर, एंड दैट अकाउंट इज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो चलिए एंट्री पास करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 96,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 96,000। being preference dividend payable, check all of you, being preference dividend payable। अब एडजस्टमेंट आगे पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड ऑफ। मतलब क्या, 4 साल का जो डिविडेंड बाकी था उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं 3 साल का डिविडेंड हम माफ करते हैं, एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। जो 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है ना दोस्तों, 24,000 1 साल का इंटू 4 साल का 96,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हम 96,000 रुपीज के डिविडेंड में से 3 साल का डिविडेंड माफ करते हैं, मतलब 24 24 24 72,000 का डिविडेंड माफ करते हैं, वेव ऑफ करते हैं। लेकिन बाकी का जो 1 साल का डिविडेंड बचता है ना 24,000, उसके बदले में हमें पता है क्या चाहिए? हमें आपसे चाहिए आपके नए इक्विटी शेयर जो कि ₹2 वाले हैं। चलिए ठीक है, उसकी एंट्री पास करते हैं, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट 96,000 टू, अब समझना 3 साल का डिविडेंड वो माफ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जो डिविडेंड छोड़ रहे हैं वो मेरा फायदा है, और उसको मैं कौन से अकाउंट में ले जाऊंगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। नहीं बेटा अर्ची, गलत कैलकुलेशन कर रहे हो।
3 साल का डिविडेंड माफ कर रहे हैं, मतलब 3 साल का डिविडेंड फोरगो कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, मतलब 72,000 का डिविडेंड छोड़ रहे हैं। और बाकी कितना उनको मुझे पे करना है और कैसे पे करना है, मुझे उनको सिर्फ 1 साल का डिविडेंड पे करना है जो कि है 24,000 रुपीज। लेकिन ये 24,000 मुझे कैश में पे करना है नहीं, ये मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स में पे करना है। वैसे भी कभी भी बेटर है रिकंस्ट्रक्शन के समय आप अगर कैश ना दे तो, क्योंकि कैश आपके पास है ही नहीं, बैलेंस शीट में वैसे भी ओवरड्राफ्ट लगा पड़ा है ना। तो 24,000 रुपीज के शेयर देना, और एक शेयर है 2 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे दोस्त यहाँ पर? 12,000 इक्विटी शेयर्स इंटू रुपीज 2। चेक करिएगा सभी। अब आया सबको समझ में? इससे पहले कि आप पूछकर मेरे चीथड़े उड़ा दें, मैं खुद अपने चीथड़े उड़ावा देता हूं और आप लोगों के सवालों का जवाब दे देता हूं कि सर क्या हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं क्या? द आंसर टू योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली YES, यस। अगर आप चाहें तो इन दोनों एंट्री की कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आप कंबाइन एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सोच के देखिएगा। Reconstruction account debit 24,000 to equity share capital 24,000. Check all of you. Have you understood all of you? तो क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं दिख रही थी, प्रोवाइडेड नहीं थी, तो सबसे पहले हमने लायबिलिटी को प्रोवाइड किया और उसके बाद में उसका सेटलमेंट किया। अल्टरनेटिवली आप चाहें तो नेट सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब सर क्यों ही पहले 4 साल की लायबिलिटी को प्रोवाइड करें फिर 3 साल की लायबिलिटी को राइट ऑफ करें, सीधा सीधा 1 साल का देना छुट्टा करना यार, क्या वैसा भी करो, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? चलो, एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। चेक करो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर है क्या। ये देखो, इंटरेस्ट पेबल ऑन 6% डिबेंचर 22,500 टू बी पेड इन। सर रुको, वो 2 नंबर एंट्री का बैलेंस शीट में आप इफेक्ट नहीं दिए सर, ओ या सॉरी। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम बाद में बनाएंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट तो 96,000 डेबिट और 96,000 क्रेडिट हो गया। सर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 24,000 से, वो चेंज नहीं किए सर आप, ओ आई एम सो सॉरी। तो अगर आप चेक करेंगे ऑलरेडी मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 75,000 प्लस हो जाएंगे इसमें 12,000, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे कितने बेटा जी, 87,000 शेयर्स। और एक शेयर है 2 रुपए का, मतलब 1,74,000। 1,74,000 मेरा शेयर कैपिटल। ये अप्रोच को समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कम ऑन क्विक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। तो हमारा इंटरेस्ट पेबल है 22,500 टू बी पेड इन कैश, नो प्रॉब्लम, लेट्स पे इन कैश। कैश और बैंक लिख सकते हैं या सिंपल बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बड़ी देशभक्ति वाला क्वेश्चन हो रहा है ना, अनजाने में ही सही तिरंगा बन गया यहाँ पर। बीइंग लायबिलिटी सेटल, इंटरेस्ट पेबल पेड इन कैश। कोशिश ये होती है दोस्तों कम से कम कैश देना पड़े।
और ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटी माफ हो जाए, तभी तो कंपनी रिवाइव होगी, है ना। चलो बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट पेबल बन जाएगा 0, उसको मैंने कट कर दिया, आप भी पेंसिल से कट कर दीजिए। कैश और बैंक अकाउंट आप अगर चेक करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास तो ओवरड्राफ्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप लोग मत बनाइएगा, आप लोग बाद में बनाइएगा। I will make over here a bank overdraft account on your behalf. You don't make right now because you don't know how many lines to be left, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है 1,95,000, तो मैं इसको भी यहाँ से स्क्रैच करता हूँ क्योंकि मैं उसको वर्किंग नोट में लेके जा रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, थोड़ा बस रिस्पॉन्ड करते रहिए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी हमने पे किया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 22,500, क्लियर हो गया। ये देखिए मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाया, ये मैं मेंटेन करूंगा आप लोगों के बिहाफ पे जब तक हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लेते, है ना। चलिए क्लियर। ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है ना, ये एक एक एडजस्टमेंट आगे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में भी रिपीट होंगे, तो इसको अच्छे से समझते चलिएगा, बस यही कह रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी of the book value of rupees 1 lakh at a valuation of rupees 1,20,000 इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। यहां तक जो सेंटेंस है ना, ये एक पार्ट है ट्रांजैक्शन का, अच्छे से पढ़िएगा इसको वापस। जहां पर हम अभी सारे लाइबिलिटी होल्डर्स का सेटलमेंट कर रहे हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सेटलमेंट हुआ, उन बेचारों ने अपना शेयर कैपिटल कम किया, अपना डिविडेंड फोरगो किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इक्विटी शेयर कैपिटल फोरगो किया, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो फोरगो हो गया। अब नंबर है डिबेंचर होल्डर्स का कि वो हमें कैसे सपोर्ट करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं कि आपके पास एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपीज, हम उसको रीवैल्यू करते हैं 1,20,000 पे, मतलब हम उस एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और फिर वो 1,20,000 की एसेट हम लोग लेकर जाते हैं इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ आवर होल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो हमें डिबेंचर होल्डर्स को टोटल कितना अमाउंट पे करना है दोस्तों, 3,75,000। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, क्या ये पूरा 3,75,000 का सेटलमेंट सिर्फ 1,20,000 रुपए में कर रहे हैं? नहीं, वहां पे एक शब्द का यूज हुआ है, क्या है वो, पार्ट सेटलमेंट। ये पूरा 375 नहीं हो रहा है, दे आर डूइंग अ पार्ट सेटलमेंट। मतलब प्रिंसिपली अभी तक डिबेंचर होल्डर्स कुछ माफ नहीं कर रहे हैं, कुछ छूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज है कर रहे हैं कि कैश में पैसा लेने की जगह वो हमारी एसेट को ले जा रहे हैं और वो भी रीवैल्यू करके। पर सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो 4,25,000 की है, तो यहां पर क्या कहा है, पूरी की पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं, इसमें से एक कंपोनेंट होगा। मतलब मैं यहां पर एक काम करता हूं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपीज, तो बाकी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, 3,25,000 रुपीज। आया सबको समझ में। मैंने क्या किया, जो 4,25,000 रुपए, 4,25,000 रुपीज की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो डिबेंचर होल्डर्स लेकर जा रहे हैं जिसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपीज, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, 1,20,000 हो रही है। चलिए सबसे पहले वो एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वो एंट्री पास करते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इजंट इट गेन फॉर मी, क्या एंट्री पास करूंगा मैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, कितने से वैल्यू बढ़ रही है, 20,000 टू, you know the beauty of this question is, or this topic is, it goes like a story, literally। आप एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा लग रहा है कहानी चल रही है। बीइंग एसेट रीवैल्यू,
अब क्या हो रहा है, इट इज टेकन ओवर बाय द डिबेंचर होल्डर्स इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। आपके मन में 10 बार आएगा सर इसको कंबाइन कर सकते हैं क्या, उसको कंबाइन कर सकते हैं क्या। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, लिटरली जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस एंड जस्ट कोऑपरेट विद मी एज आई सेड, बिकॉज वो पेशेंस रखोगे ना समझ में आएगा बेटा। चलिए 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू freehold property account 1,20,000 being asset taken over। समझ में आया, पहले आपने एसेट को रीवैल्यू किया, उसकी वैल्यू को बढ़ाया, उसके बाद में डिबेंचर होल्डर्स वो एसेट को लेकर गए। चलो अब बैलेंस शीट में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके समझिएगा। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इन बैलेंस शीट। सबसे पहले मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो थी ये 1 लाख की, ये पहले मैंने 20,000 से बढ़ाई और फिर बाद में ये प्रॉपर्टी मेरी वापस चली गई, तो 1,20,000 से मैंने माइनस कर दिया, मतलब ये वाली एसेट तो अब मेरे बुक्स में चली गई। समझ में आया आप लोगों को। डिबेंचर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी 3,75,000 थी अब वो रिड्यूस हो गई 375 माइनस 1,20,000, तो ये हो गई 2,55,000। चेक ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर हो रहा है क्या? छोटी से छोटी चीज अभी लिख के रखना दोस्तों, सबको यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? जितना भी क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट होगा उतना आपको आज रफ बुक में वापस ट्राई करना है, बस यही आपका होमवर्क है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट पूरा नहीं हुआ है। डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 1,20,000 ओके in part repayment of their holdings and to provide additional cash of 1,30,000 secured by floating charge on company's asset at an interest rate of 8% per annum। इसका मतलब क्या, ये लाइन का मतलब क्या? गरीबी में आटा गीला तो आपने सुना है, लेकिन जब आटा गीला होता है तो आपको ऊपर से और सूखा आटा डालना होता है ताकि आटा सही हो जाए। यहां पर वही चीज हो रही है, डिबेंचर होल्डर्स हमें एडिशनल कैश देने को तैयार है 1,30,000 रुपीज। बेटा पैसा तो चाहिए, बैंक में तो ओवरड्राफ्ट है हमारा, लेकिन उसके बदले उनको क्या चाहिए, उनको नए डिबेंचर्स देने पड़ेंगे 8% के। सर ये कहाँ लिखा है नए डिबेंचर्स, यहाँ तो लिखा है एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर होल्डर्स आपको 1,30,000 रुपीज देंगे, लेकिन उसके बदले आपको उनको नए डिबेंचर्स देने हैं। समझ में आ रहा है? कितने के डिबेंचर्स देने? 8% के सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। तिरंगे का अगला कलर सफेद कलर। अब जब तिरंगा बन ही गया तो बना ही लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू 8% secured debentures 1,30,000। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये गेटवे क्वेश्चन है। इनफैक्ट अभी मैंने मैराथन में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और आपको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो जब जब भी ये टॉपिक रिवाइज करोगे ना, ये क्वेश्चन तो रिवीजन करना बनता ही बनता है, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस पूरे चैप्टर के मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को कवर कर लेता है, एक सिंगल क्वेश्चन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, ये देखिए आपका मैंने बैंक अकाउंट यहां पर बनाया है। इसके डेबिट में जाता हूं और लिखता हूं मैं टू 8% डिबेंचर्स 1,30,000। चेक करिएगा, टू 8% डिबेंचर्स 1,30,000। चेक करिएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब ये 8% डिबेंचर्स अभी हमारे पास है नहीं, हमारे पास अभी जो डिबेंचर्स है वो 6% डिबेंचर्स है। यहां पर एक नए डिबेंचर ऐड हो जाएंगे
8% डिबेंचर्स और इसकी वैल्यू होगी 1,30,000। आप देख रहे हैं एक एक ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट करके हाथों हाथ इमीडिएटली उसके बैलेंस शीट में चेंजेस कर देते हैं, ताकि जैसे ही जर्नल एंट्री खत्म होगी ना दोस्त, मेरी बैलेंस शीट तैयार होगी, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहते हैं पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ। अब लाइबिलिटी साइड में तो बहुत खेल लिए, लाइबिलिटी आपकी हल्की हो गई है, आप चेक कर ही सकते हैं। अब आते हैं एसेट साइड में, तो ये कहते हैं पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ, मतलब आपकी जो ये एसेट्स दिख रही है ना, पेटेंट गुडविल, इसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब मेरा लॉस है, और लॉस है मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे ही कीजिएगा, आगे मत भागिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है सर, तो एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री नंबर 9। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, डोंट राइट अमाउंट, जस्ट वेट। टू पेटेंट्स टू गुडविल। अबे काहे की गुडविल, कंपनी लिक्विडेट हो रही है और बोले मेरे पास गुडविल है, तो पेटेंट की वैल्यू है 37,500, गुडविल की वैल्यू है 1,30,000। पेटेंट्स की वैल्यू है 37,500 और गुडविल है 1,30,000। चेक करिएगा। तो राइट ऑफ किया मतलब मैंने बैलेंस शीट से भी स्क्रैच किया, रुकना, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट मत करना। एडजस्टमेंट नंबर 6 कहता है इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65,000, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, कितने से? 65,000 से। एक सेकेंड, जब जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी मेरी एंट्री तो यही रहेगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कर रहा हूं क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है। तो क्या मैं इसको कंबाइन नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, इसीलिए मैंने कहा रुक जाइए। टू इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री की वैल्यू 65,000 रुपीज से कम हो रही है, तो मैंने यहां लिख दिया 65,000। आप चाहे तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, आप चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, सच कोई रूल नहीं है कंबाइन करने का, जैसे आपको ठीक लगे। बहुत बढ़िया, तो बैलेंस शीट में चलते हैं। इन्वेंट्री कितने में दिख रही है अभी चेक करिएगा, 4,25,000, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं 65,000 से, 3,60,000 रुपीज रिवाइज्ड वैल्यू है क्या इन्वेंट्रीज की, चेक कीजिएगा। जो भी लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे ना, उन सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर 26 और 27 को एक साथ देखें, बैक टू बैक। मैं लाइव में एक साथ 2 घंटे की क्लास आज नहीं ले पा रहा, ये मेरी मजबूरी है, पर रिकॉर्डेड वालों की तो कोई मजबूरी नहीं है। आप एक साथ देखेंगे ना तो आपका लर्निंग कर्व एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, इसका मतलब क्या, यहां पर भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा। मेरे डेटा 68,500 रुपीज से रिड्यूस होंगे, क्या मैं इसको भी यहां कंबाइन कर सकता हूं? हाँ जी। टू ट्रेड रिसीवेबल 68,500, समझ में आ रहा है? मेरे डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है। दोस्तों एसेट्स मेरी, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो मेरा लॉस है, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो मेरा गेन है, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा। तो मेरे डेटर्स की वैल्यू को भी कम करते हैं। जो ट्रेड रिसीवेबल 4,85,000 है, 4,85,000 माइनस 68,500, 416,500 होंगे, 4,16,500 हो जाएंगे डेटर्स, चेक करिएगा। बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट नंबर 8, 9 और 10 के लिए रुक जाइएगा। एडजस्टमेंट नंबर 8, 9 और 10 के लिए रुक जाइएगा। एडजस्टमेंट नंबर 11 पे आते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सिंपल है, आसान है।
देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग ₹2,50,000। अपनी बुक में आएंगे और नीचे जहां पर जगह दिख रही है ना, वहां पर आपको सबसे पहले कैपिटल कमिटमेंट्स को आप करेंगे हाईलाइट, और नीचे जहां जगह दिख रही है वहां पर आकर आप लिखेंगे कैपिटल कमिटमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोसेस, जिसको आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, WIP। तो देयर वर अ कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग ₹2,50,000। इसका मतलब है मेरे एज अ बिजनेसमैन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। अब क्योंकि मैं अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर पाऊं। तो अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को करूंगा कैंसल। क्या लिखा है आगे पढ़िएगा, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसल्ड। अब मैंने जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं, मैं ऐसे थोड़ी मन मर्जी से बीच में कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा तो वो मुझसे क्या लेगा, इसके बदले में पेनल्टी लेगा। और वो पेनल्टी कितनी लेगा, 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही विल चार्ज मी एज अ पेनल्टी। देखो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि कोई बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, अब वो बॉलीवुड एक्टर एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, मूवी में कर रहा है, OTT में कर रहा है, कोई सीरियल का काम चल रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट की शूट चल रही है। सपोज करिए वो बॉलीवुड एक्टर जो है वो अपने कुछ पारिवारिक झमेलों के चलते, हस्बैंड वाइफ का झमेला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झमेला है, कुछ दिनों के लिए इनकॉग्निटो हो जाता है, गायब हो जाता है कि मैं बिल्कुल शांति चाहता हूँ, मैं चला जाता हूँ कहीं पे, मेरे को नहीं करना ये सब। तो अगर वो ऐसे ऑल ऑफ द सडन गायब हो जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि जितनी भी मूवीज, OTTs और ये सब पेंडिंग चल रही है ये सब अफेक्ट होगा? आंसर है यस। वो प्रोड्यूसर इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, वो प्रोड्यूसर उसको पेनल्टी लगाएगा। आप समझ रहे हैं? और एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज हो रही है। आपकी कंपनी एक बुरे दौर से गुजर रही है, बराबर है, लेकिन आपके जो काम चल रहे हैं वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे, और अगर आप पूरे नहीं कर सकते हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी होगी, 2,50,000 रुपीज का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 5% निकालिए, कितना होता है, 12,500 की पेनल्टी। ये जो पेनल्टी आप पे करोगे इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी। और एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास वापस से कौन सा अकाउंट है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मतलब फिर से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पेनल्टी 12,500। समझ में आया? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 12,500। अब एक बार सबको टोटल ले लेते हैं, दैट्स ऑल। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं यहाँ ओवरड्राफ्ट में लिखता हूँ। रौनक क्लास के बाद वापस देख लेना एक बार, है ना? अभी क्लास खत्म होगी, रिकॉर्डिंग जनरेट होगी, एक बार वापस देख लेना। चलो, पॉइंट नंबर 11 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, इग्नोर टैक्सेशन एंड द कॉस्ट ऑफ स्कीम। चलो, इसको तो कुछ करना है नहीं, मतलब अब कुल मिलाकर हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पर बचे हैं और फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमें क्लोज करना है। चलो आगे बढ़े सभी जने। किसी का कुछ भी रह जाए ना तो आप वापस रिकॉर्डिंग से आराम से रेफर कर सकते हैं, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब लेक्चर 27 होने के बाद, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 26 और 27 एक साथ देखना है। नाउ इट सेज adjustment number 8, what it says, remaining freehold property after giving to debenture holders to be revalued to 387,500। एक सेकेंड, what is the value of remaining freehold property? सर टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 4,25,000 की, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया,
एक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है लेकिन उसको रीवैल्यू किया 1,20,000 पे एंड इट वाज टेकन ओवर बाय द डिवेंचर होल्डर्स। तो अब ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो हमारे पास नहीं है। जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी सर उसकी वैल्यू थी 3,25,000, लेकिन अब क्वेश्चन कहता है कि इट इज रीवैल्यू टू 387,500। मतलब कैलकुलेटर पे लीजिएगा 387,500 माइनस 3,25,000। कहना है से इसकी वैल्यू बढ़ रही है बाय 62,500। तो अब ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की रिवाइज वैल्यू हो गई 3,87,500। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया। अब 62,500 से अगर मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो ये मेरा लॉस है या मेरा गेन है? 62,500 से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है सर, ये तो मेरा 100% गेन है। तो अगर ये मेरा 100% गेन है तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे बेटा जी। क्या एंट्री पास करेंगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 62,500 टू reconstruction account 62,500 being asset revalued। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं 3,87,500। दैट्स ऑल। एडजस्टमेंट नंबर 8 यहां पर कंप्लीट होता है, टिक मार्क करता हूं। नंबर 9, इन्वेस्टमेंट्स टू बी सोल्ड फॉर 1,40,000। चेक करते हैं व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विद अस। 55,000 की इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास। ये 55,000 की इन्वेस्टमेंट्स को मैंने 1,40,000 में बेचा है, गेन हो रहा है। चलो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 55,000, और जो गेन होगा वो कहां जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 85,000 being इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैं यहां बैंक के डेबिट में लिखता हूं टू इन्वेस्टमेंट 1,40,000। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स को गायब कर देते हैं बैलेंस शीट से, 55,000 हटा देते हैं। फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे भी दिख रही होगी इन्वेस्टमेंट्स, यहां से हटा दी 55,000। बहुत बढ़िया। लास्ट एडजस्टमेंट बची है, वाओ। लास्ट एडजस्टमेंट, directors to accept settlement of their loan as to 90% thereof by allotment of equity share of rupees 2 each and as to 5% in cash and balance 5% to be waived। इसका मतलब क्या है समझना जरा। क्वेश्चन में आकर चेक करो, लाइबिलिटी दिख रही है क्या? लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स रुपीज 1 लाख की। अब डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, हमारा जो ये 1 लाख रुपए का लोन है इसको आप 90% सेटल कर दीजिए इक्विटी शेयर से। मतलब 90,000 रुपीज के आप इक्विटी शेयर्स दे दीजिए, 5% आप पे कर दीजिए कैश में, मतलब 5,000 का कैश दे दीजिए, और बाकी का जो बैलेंस है वो हम माफ कर देते हैं, 5,000 रुपये हम माफ कर देते हैं। चलिए इसकी एंट्री पास कर देते हैं। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट, टोटल लोन कितने का है? 3 लाख रुपीस का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं 1 लाख रुपीस का लोन, सॉरी 3 लाख नहीं 1 लाख का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल
90% हमको इक्विटी शेयर कैपिटल में सेटल करना है, मतलब 90,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स देने हैं। एक शेयर है 2 रुपए का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 45,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए से देने हैं। 2 बैंक अकाउंट, वो कहता है 5% टू बी पेड इन कैश, तो 5,000 रुपए कैश से पे करते हैं और बाकी का हम वेव ऑफ कर देते हैं टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 5,000 लोन सेटल्ड, being loan settled. Loan from directors now got converted mostly into equity share. 5,000 रुपए हमने पे कर दिया है, तो मैं अपने बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आके लिखता हूं बाय लोन 5,000। बैलेंस शीट में जाकर लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स को कर देते हैं गायब, 1 लाख रुपीस चला गया। बहुत बढ़िया। अब कौन सी एडजस्टमेंट बची है सर? कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस लेना है। ठीक है, एक एंट्री पास करनी है और फिर खत्म हो गया ये क्वेश्चन। फिर बैलेंस शीट आप एज ए होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, कम ऑन ऑल ऑफ यू। अब एक प्रिंसिपल ध्यान रखना, जब भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे, जब भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे। समझ में आया? चलो सभी जने ऑल क्लियर करके मेरे साथ हैं। फर्स्ट एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, तो 1 लाख और आगे माइनस लगा दीजिए। आपको पता है ना ये प्लस माइनस का बटन होता है, यहाँ पर इसको प्रेस करके आप आगे माइनस लगा सकते हैं। सेकेंड एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है 6 लाख माइनस 6 लाख। चेक करिएगा कैलकुलेटर पे ये वैल्यू है क्या। थर्ड एंट्री में आप नेट इफेक्ट ले लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है 24,000 से, तो प्लस 24,000। चेक कीजिएगा ये आंसर है क्या आफ्टर थर्ड एंट्री। पहले दो एंट्री में क्रेडिट हुआ है, थर्ड एंट्री में नेट इफेक्ट लिया है, डेबिट हुआ है। फिफ्थ एंट्री के अंदर कुछ नहीं है। सिक्स्थ एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है 20,000 से माइनस 20,000। चेक ऑल ऑफ यू। सेवेंथ नंबर में कुछ नहीं है, एट्थ नंबर में भी कुछ नहीं है, नाइन्थ नंबर में डेबिट हो रहा है 313,500, सो प्लस 313,500। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस टोटल ऑन योर स्क्रीन? 10th नंबर में क्रेडिट हो रहा है 62,500, बहुत बढ़िया। 11th नंबर में क्रेडिट हो रहा है 85,000, बहुत बढ़िया। और 12th नंबर में क्रेडिट हो रहा है 5,000, बहुत बढ़िया। मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में गेन दिख रहा है, लॉस गेन दिख रहा है 5,35,000 का, बराबर है। अब समझना, रिकंस्ट्रक्शन में गेन है, इसका मतलब क्या? लाइबिलिटी होल्डर्स ने जो अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस की है ना, उसकी वजह से आपको फायदा हुआ है। अब ये फायदे को आप कैसे यूज करेंगे? द गेन ऑन रिकंस्ट्रक्शन विल बी यूज टू राइट ऑफ योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जरा बैलेंस शीट में चेक करिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है क्या आपके पास? हाँ जी सर, ये आपने हाईलाइट करके रखे। और इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस से एक्यूमुलेटेड लॉस उतने ही है जितना रिकंस्ट्रक्शन में गेन है। मतलब 5,35,000 का रिकंस्ट्रक्शन में गेन है और 5,35,000 का ही पीएनएल में डेबिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे, लास्ट एंट्री पास करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 5,35,000 टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट 5,35,000 being accumulated losses written off। आया समझ में? तो अब मेरी बैलेंस शीट से ये 5,35,000 का लॉस भी चला गया। अब एक काम करते हैं, मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए।
यहाँ पर हमारा जर्नल खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा क्योंकि अब मुझे फटाक से भागना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको दो अकाउंट्स इसके नीचे बनाने हैं, दो लेजर अकाउंट्स। ये क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, अब जर्नल एंट्री हो गया है। एक है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या बैंक अकाउंट कहूंगा मैं सिंपल, और दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट्स आप बनाएंगे। जरा बैंक में देखते हैं बैलेंस कितना है अब। तो 22,500 और 2,70,000 डेबिट की टोटल है 2,92,500, 2,92,500 माइनस 1,95,000 माइनस 12,500 माइनस 5,000, तो आपका बैंक बैलेंस हो गया बेटा जी 80,80,000, फेवरेबल बैलेंस हो गया है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आप बनाएंगे, करेक्ट। सर कंपलसरी नहीं है ना सीक्वेंस में एंट्री करना? मैंने बेटा सीक्वेंस फॉलो ही नहीं किया, मैं तो स्टोरी की तरह पढ़ रहा हूँ और मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टोरी की तरह सॉल्व करें। अगर आप ऊपर नीचे करके थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो चीज़ सही चल रही है उसमें क्यों ही छेड़खानी करना, है ना। आपने देखा है मैंने बहुत सिस्टमेटिकली क्वेश्चन के एक एक एंट्री को पढ़ा, उसी के फ्लो के हिसाब से आगे बढ़ा, दैट्स ऑल, बाकी कंपलसरी कुछ नहीं है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आप बना लेंगे, बैंक में बैलेंस है 80,80,000। अब हम आते हैं बैलेंस शीट टैली करते हैं ताकि आपके पास बैलेंस शीट की टोटल भी रहेगी। मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ बैंक बैलेंस 80,80,000, ये हमें वर्किंग नोट से मिला है ना, रेफरेंस देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। चलो बैलेंस शीट में आकर बैलेंस शीट को टैली करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आखिरी जर्नल एंट्री का हमने इफेक्ट दिया नहीं है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर में 45,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, तो 87,000 शेयर मेरे पास ऑलरेडी थे प्लस 45,000 शेयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बेटा जी 1,32,000 शेयर्स बराबर है, और एक शेयर है 2 रुपए का, तो मेरा शेयर कैपिटल होता है 2,64,000 शेयर्स। क्लियर हो गया। अब 2,64,000 इज माई इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 3 लाख रुपीज इज माई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 5,64,000 is my share capital which I will take on the face of the balance sheet. All of you will do with me 5,64,000, करेक्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बेटा जी जीरो हो गए, नोट नंबर 2 रेफर कर लीजिएगा। नोट नंबर 3 है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। चलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अब हमारे पास दो टाइप के डिबेंचर्स हैं, 1,30,000 के नए 8% डिबेंचर्स हैं और 2,55,000 के पुराने डिबेंचर्स हैं, मतलब 3,85,000 रुपीज के डिबेंचर्स है। ये मैं लेकर चलता हूं ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट 3,85,000, ठीक है सर। नोट नंबर 4 अदर करंट लायबिलिटीज तो बिल्कुल जीरो हो गई है, तो नोट नंबर 4 अदर करंट लायबिलिटीज को मैं जीरो कर देता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस बन गया है। ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं है, तो ट्रेड पेबल्स का बैलेंस है 3 लाख रुपीज, दैट्स ऑल। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की अगर मैं टोटल ले लेता हूं तो वो टोटल आती है 12,49,000, चेक कीजिएगा सभी जने 12,49,000। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या पोजीशन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अब वैल्यू है 3,87,500 प्लस प्लांट की वैल्यू अनचेंज्ड है 50,000, सो दिस बिकम्स 4,37,500। इनटेंजिबल एसेट जीरो हो गई है, इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ 4,37,500, intangible asset zero, plant is investment is zero, so plus 80,000 is the bank balance, plus 3,60,000 is inventory, and 416,500 are debtors, and yes the balance sheet is tallying at 12,49,000 rupees. Check all of you. अमेजिंग, खत्म। तो अब आपका आज का होमवर्क क्या है समझ लेना। आपका होमवर्क है टू प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन, और थोड़ा समय निकाल कर ना ये सारी जर्नल एंट्रीज एक बार वापस रफ बुक में पास कर लेना, शॉर्ट फॉर्म लिखकर रफ बुक में पास कर लेना, ठीक है। चलिए मैं फटाक से भागता हूं क्योंकि मुझे मैराथन्स के लिए जाना है, ऑफिस जाना पड़ेगा, यहाँ से ऑफिस पहुंचने में टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन टुमारो एट 6:30 AM विद अनदर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस।